नमस्कार। बुंदेलखंड कृषि संदेश के 7वें अंक में मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, मैं डॉक्टर शैलजा चौहान आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं इस अंक के प्रमुख अंश। आज हम नजर डालेंगे गेहूं की कटाई के बाद बिना जुताई किए मूंग की सफल संरक्षित खेती, उसके फायदे एवं विधियों के विषय में। साथ ही हम चर्चा करेंगे खरीफ में मक्का, सावा और कोदो की वैज्ञानिक खेती के विषय में, और अंत में हम चर्चा करेंगे मौसम पूर्वानुमान। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामान्यतः मूंग की खेती खरीफ में की जाती है, किंतु इसे ग्रीष्मकालीन यानी जायद के मौसम में भी किया जा सकता है। गेहूं की कटाई के बाद बिना जुताई किए मूंग की खेती करने के अनेकों फायदे हैं। मूंग की खेती को किस विधि से किया जा सकता है, इसके क्या फायदे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देने हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह एवं डॉक्टर अनिल कुमार राय। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बुंदेलखंड में संरक्षित कृषि विधि द्वारा जो है मूंग की कैसे खेती करें और इसके क्या जो है लाभ मिलने वाले हैं किसान भाइयों को, उससे क्या मुनाफा होने वाला है और मृदा स्वास्थ्य पर इसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। इस विधि द्वारा खेती करने से पहला लाभ जो पानी की बचत इस विधि द्वारा जो है हम करते हैं। हम जब परंपरागत खेती की बात करते हैं तो उसमें लगभग जो है 6 से 7 पानी जो है हमें देना पड़ता है। इस विधि द्वारा जब हम खेती करते हैं तो इसमें 3 से 4 पानी में ही हमारी फसल पक करके तैयार हो जाती है। और उसका मेन कारण ये है कि चूंकि हम बिना जुताई के जो है इसकी बुआई कर रहे हैं और इसमें जो है फसल अवशेष भी उसके साथ छोड़ रहे हैं। तो जब हम फसल अवशेष और बिना जुताई के बुआई किए हैं उसके बाद हम पानी दे रहे हैं तो पानी की मात्रा जो सिंचाई में लगता है वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाती है और नंबर ऑफ इरिगेशन जो है 3 से 4 बार ही लगता है। दूसरा फायदा, कम खरपतवार नाशी का उपयोग इस विधि के द्वारा होता है, क्योंकि जब हम परंपरागत खेती करते हैं तो उसमें जो है हमें प्री इमरजेंस देना, हर्बिसाइड देना पड़ता है और उसके बाद पोस्ट इमरजेंस भी देना पड़ता है। इसमें हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड नहीं यूज करते हैं और एक ही बार केवल जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज करते हैं, जिसके बाद तब तक हमारा जो है फसल जो है पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है और फसल जो पहली फसल का अवशेष है वो भी जो है मृदा को ढक के रखता है, जिसके कारण खरपतवार की समस्या बहुत कम होती है। तीसरे फायदे की अगर हम बात करें तो इसमें लागत की कमी होती है। पहला, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम जो ऐसा समर में जब खेती करते हैं मूंग की, उसमें परंपरागत खेती में 7 से 8 पानी लग जाता है, लेकिन इसमें 3 से 4 पानी केवल लगता है। और दूसरा कारण, बिना जुताई बिना उसके जो है हम खेती कर रहे हैं पलेवा दिए, तो इसमें लेबर भी बचत होती है, ट्रैक्टर की जुताई की बचत होती है और उसके साथ साथ हर्बिसाइड की भी बचत होती है, जिसका सीधा प्रभाव जो है उसके उत्पादन पर और उसके जो मुनाफा है उसमें जो है वृद्धि होती है। चौथे फायदे की बात करें तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ जो है बढ़ता है और मृदा की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ती है। इसमें होने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और इसके इन्फिल्ट्रेशन रेट में जो है इंप्रूवमेंट आता है, इसका बल्क डेंसिटी में इंप्रूवमेंट आता है, इसके मिट्टी के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करता है। ये सारे फायदे इस विधि द्वारा खेती करने से देखे गए हैं। किसान भाइयों, आप सभी से अनुरोध है, जो अभी हमने फायदे बताए हैं संरक्षित विधि से क्या होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अगली बार गर्मी के सीजन में मूंग की खेती इस विधि से जरूर करें और इसके फायदे को जो है आप जरूर लें। और इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में। समानता बुंदेलखंड में मूंग की खेती बरसात में की जाती है। आज हम जानेंगे मूंग की गर्मी में संरक्षित खेती कैसे करें। बुंदेलखंड में गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष रहते हुए बिना जुताई किए हुए मूंग की फसल हैप्पी सीड ड्रिल के माध्यम से करें और मूंग की बुआई के लिए 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी एवं पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुंदेलखंड के लिए विराट एवं सम्राट प्रजाति उपयुक्त मानी गई है, जिसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर माना गया है। बुआई से पूर्व 1 किलोग्राम बीज में कार्बनडाजिम नामक दवा को 2 ग्राम मिलाकर उपचारित करें। किसान भाई, इस विधि में
डीएपी पोषक तत्व के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही किसान भाई बेंटोनाइट नामक दवा से सल्फर की भी उपलब्धता कर सकते हैं। इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। समानता किसान भाई परंपरागत खेती में 7 से 8 सिंचाई करते हैं, जबकि संरक्षित खेती में 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। गर्मियों में गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष खेतों में रहते हुए मूंग की संरक्षित खेती करें और उचित लाभ कमाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुंदेलखंड के किसानों में मक्के की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती हेतु किस्मों का चयन, उर्वरक प्रबंधन इत्यादि के विषय में आपसे जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर MK सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं मक्का के उन्नत खेती के बारे में। मक्का बोने का सबसे सही समय जून और जुलाई का महीना है। मक्का हमेशा मेड़ पे बोएं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी सुनिश्चित कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कुछ उन्नत प्रजातियां हैं, जैसे IMS 223, IMS 224, PMH 1 LP। ये संकर मक्का है। ये संकर मक्का बुआई के 70 से 75 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी उपज 70 से 80 कुंटल के बीच में रहता है और ये तमाम रोग और व्याधियों के लिए अवरोधी है। अब हम बात करते हैं कि प्रति हेक्टेयर में कितना बीज प्रयोग करें किसान भाइयों। तो 15 से 20 केजी बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बीज बोने से पहले उसे उपचार करना न भूलें। इसके लिए कवकनाशी जैसे एग्रोसन जीएन है, उसका 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे PGPRs हैं, जैसे कि एजोस्पाइरिलम, फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका भी 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज में अच्छी तरह से मिलाएं और बुआई करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो बुआई से पहले 8 से 10 टन अच्छी तरीके से सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद को अच्छी तरीके से खेत में मिलाएं और 80 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर के लिए संस्तुत है, जिसमें कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा 40 किलो प्रति हेक्टेयर बुआई के समय अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद नाइट्रोजन की बची हुई 40 किलो मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए उस समय इसका जो है स्थानिक छिड़काव करें। बात करते हैं सिंचाई की। तो मक्का में सिंचाई के लिए 2 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कि फूल बनते समय, जिसको कि हम सिल्किंग स्टेज कहते हैं, और उस समय आप अवश्य सिंचाई करें। इसके बाद दुधिया अवस्था, यानी कि मक्के में जो दाने बनते हैं उसके दुधिया अवस्था बहुत क्रिटिकल होता है, उस समय भी सिंचाई देना नितांत आवश्यक है। सिंचाई देने के वक्त ध्यान देने की बात है कि पानी का फैलाव पौधों के आसपास समुचित रूप से हो, ताकि जड़ों को पानी आसानी से प्राप्त हो जाए। अब हम बात करते हैं कीट और रोगनाशी के लिए। तो कीटनाशी के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक की जो दवाई होती है, कीटनाशी होता है, उसका 250 ml डोज प्रति 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, मेड़ पे मक्का बोने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पौधा तेज हवा के झोंकों से गिरता नहीं है, उसकी स्थिरता बनी रहती है। दूसरा फायदा यह है कि बरसात का थोड़ा बहुत पानी अगर खेत में जमा भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मक्का के उपज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा फायदा यह है कि खेत में नमी बरकरार रहती है। अगर आप कभी कभार समय से सिंचाई नहीं भी करते हैं तो मिट्टी में इतनी नमी होती है कि पौधा अपना पूरा कार्यकाल, पूरा जीवन चक्र पूरा करता है और अच्छी उपज देता है। इस तमाम
विधियों का प्रयोग करके किसान भाई आप अधिक से अधिक लाभ कमाएं। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन, विश्वविद्यालय के YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो इसमें पोस्ट करें आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप किसान वाणी की एक लिंक दी हुई है, जिसमें जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं और अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों में श्री अन्न को लेकर काफी जागरूकता आई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सावा और कोदो श्री अन्न की दो प्रमुख संभावित फसलें हैं। इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी देने हेतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रोमाना खान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हम श्री अन्न, सावा और कोदो की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे। इन दोनों फसलों के लिए उत्पादन तकनीकें जैसे कि बीज दर, खरपतवार नियंत्रण, उर्वरकों की मात्रा आदि लगभग समान ही रहती हैं। इन फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक को माना गया है। भूमि की तैयारी के लिए आप मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही खेत के अंदर 1 से 2 गहरी जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर दें। इस गहरी जुताई के वक्त आप 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को खेत के अंदर मिला दें। उसके बाद खेत के अंदर नमी संरक्षण हेतु पाटा लगाना आवश्यक माना गया है। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की उचित दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की उचित दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर मानी जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सावा की उन्नत प्रजातियां DHBM 93-3, VL 207 एवं COKV 2 हैं और कोदो की उन्नत प्रजाति TNAU 86 उपयुक्त मानी जाती है। खरपतवार नियंत्रण हेतु इन फसलों के अंदर बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप निराई गुड़ाई कर दें। ये फसलें सामान्यतः वर्षा आधारित मानी जाती हैं, परंतु लंबे समय तक बारिश न होने पर आप बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई कर दें एवं 30 से 35 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर दें। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रथम सिंचाई के दौरान आप खेत की निराई और गुड़ाई कर दें, जिससे खरपतवार उचित रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। इन सभी वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षेत्र में मानसून का प्रवेश हो चुका है। पूर्वानुमानित है कि सागर और दमोह में 16 से 17 मिलीमीटर, चित्रकूट में 10 मिलीमीटर एवं पन्ना में 7 मिलीमीटर बारिश होगी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों में 5 मिलीमीटर से कम बारिश होने की संभावना है। क्षेत्र में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।